गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने हमें कुछ कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके कुछ चीज़ें पूछी थी, जिसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि आपका जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, तो आप में से जिन लोगों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, आप सभी सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो इसके साथ साथ आपकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा, कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा फंक्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके साथ साथ हो जाएगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में, कौन कौन सा टॉपिक है, किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप सिलेबस बेस्ड वीडियो से ही सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल के साथ हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। ढेर सारे प्रोग्राम्स मैंने, अगर आप क्लासेस देखेंगे तो सीक्वेंस में हमने जो भी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किए अपने पेड कोर्स की क्लासेस में। ओके, तो प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसा कि आपका प्रैक्टिकल जो कि जुलाई मंथ में होने वाला है, 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ओ लेवल के सिलेबस में कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के टॉपिक दिए गए, जिनमें से कुछ बेसिक टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे, डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस की इस क्लास में। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस होंगे आप सभी रेगुलर जरूर ज्वाइन करेंगे। तो ये सिलेबस है, आप चाहें तो इसे नैलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पेज नंबर 44 पे अगर आप जाते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो असाइनमेंट है वो दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इससे पहले वेब डिज़ाइनिंग का है, यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का दिया गया है, इससे ऊपर IT टूल का मिल जाएगा आपको। यहाँ से देखिए पेज नंबर 42 से मे भी स्टार्ट होता है, 41 या 42 से। तो ये ओ लेवल का सिलेबस है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाता है, प्लस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, मे बी इनमें से कई सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। तो ये सभी IT टूल्स के टॉपिक्स हैं जो कि असाइनमेंट्स में दिए गए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए क्या क्या प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में दिया गया है। इसके बाद आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और जो पाइथन प्रोग्रामिंग का सबसे पहला असाइनमेंट दिया गया उसको आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें कई बेसिक टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे, इसी पे बेस्ड कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सैम्पल प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स नाम का एक टॉपिक है। इसमें चैप्टर वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इसी तरह के टॉपिक्स पूछे जाएंगे और इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स लिखने के लिए आएगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। बट इनको कवर करने से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है, तभी इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला प्रॉब्लम दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन अ गिवन रेंज। आपको एक रेंज दी जाएगी, उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स को फाइंड आउट करना है, कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा है नोट। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर हुज सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर दैट इज। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 307 यहाँ पे 370 दिया गया है, जैसे 370 है तो 370 को आप आर्मस्ट्रॉन्ग में कैसे निकाल सकते हैं। इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तभी आप इस पे बेस्ड प्रोग्राम लिख पाएंगे। जैसे 370 का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, हालांकि यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है इनके सिलेबस में। अब यहाँ पे जैसे 3 दिया गया है, 7 दिया गया है, 0 दिया गया है, हर एक डिजिट का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, मीन्स पावर 3 निकालनी है। जैसे 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 3। इस तरह से अगर आप इन सभी का पावर निकालते हैं और सम करते हैं तो इसका जो सम है वो टोटल करने के बाद 370 आना चाहिए, 370 आना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके सॉल्व करते हैं तो जैसे 3 इंटू 3 करते हैं आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, 27। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 27 आएगा। अब 7 की बात करें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तो क्या आएगा ये, अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 49 प्लस इंटू 7, 49 7 मीन्स ये आ जाएगा 343। और 0 का आपको पता है अगर हम क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 373, और 3 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो ये आएगा 27। आप 343 प्लस 27 अगर आप ऐड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, मीन्स 370 निकल के आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा।
तो इस तरह के जितने भी नंबर्स जिनकी हर एक डिजिट को अगर हम क्यूब करते हैं, उसको टोटल निकाल लेते हैं, उसका सम निकाल लेते हैं, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? एक आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में दिया गया एक रेंज की बात की गई, जैसे आप 1 से 1000 के बीच कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक आर्मस्ट्रांग नंबर की कैटेगरी में आते हैं, उन नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो बस यही सेम प्रॉब्लम आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। इस पे बेस्ड और भी कई सारे प्रोग्राम्स बनते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो इसका प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें IDLE का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग python.org वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे सिंपली आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अपनी पेड कोर्सेज की क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप सभी जानते होंगे मे बी। अगर आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे जाएंगे और आप पाइथन का कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते, कोई भी इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप मोबाइल फ़ोन पे भी या डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जस्ट हमारी वेबसाइट को ओपन कीजिए ज्ञानxp.com, और इसमें होम पेज पे हमने इसका जो इंटरप्रेटर है उसको एम्बेड कर दिया है, इम्प्लीमेंट करके चला सकते हैं। चलिए वेबसाइट पे नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे देखिए पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे मोबाइल फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे ओपन करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे अपना कोड लिखिए। आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं कंपाइलर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। जस्ट नीचे यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है, रन कीजिए, आपका आउटपुट दिख जाएगा। जैसे आप रन पे क्लिक करते हैं, इसका आउटपुट आपको नेक्स्ट जो विंडो होगी उस पर आपको आउटपुट दिखेगा। तो इस तरह से भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ड्स का एक प्रोग्राम सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, तो आउटपुट आ रहा है। ऐसे आप मोबाइल फ़ोन पे इसको जस्ट ओपन कीजिए ज्ञानxp.com को, और यहाँ से आप अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी को कर सकते हैं। आपको अलग से कोई पाइथन कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 1 to 1000 के बीच में हमें आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है, कौन कौन सा नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कि आप डिजिट को अलग अलग सेपरेट कैसे करेंगे, तभी उसका हम क्यूब निकाल पाएंगे और उसके बाद ही हम उसको सम कर पाएंगे। तो इसको इंटरप्रेटर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले IDLE ओपन कर लीजिए, न्यू पे जाइए, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, एक न्यू फाइल बना सकते हैं आप, कोई भी नाम दीजिए, इसको सेव कर लीजिए, पहले सेव कीजिए, इसको कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे इसका नाम हम कर लेते हैं pro1.py, आप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है जो पाइथन की फाइल होती है। इसको हमने जस्ट सेव कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लीजिए आपके पास 370 है, तो जैसे कि मैंने बताया, इसको चेक करने के लिए ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना है, प्लस 7 का क्यूब करना है, प्लस 0 का क्यूब करना है। मीन्स यहाँ हर एक डिजिट को हमें सबसे पहले अलग करना होगा, इसमें से निकालना होगा, उसके बाद उसका क्यूब निकालना है, उसके बाद उसे सम करना होगा। सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको चेक करेंगे क्या इस नंबर के बराबर है। अगर बराबर होगा तो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल नंबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से आपके कई और भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा कोड लिख के देखते हैं कि किसी भी नंबर का, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है n = 370, इसमें से हम सबसे पहले डिजिट को सेपरेट करने के लिए प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि डिजिट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमने n लिया, फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि हम लूप, आपको मैंने बताया फॉर वाइल डू वाइल, ये 3 तरह के लूप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि रेपिटेशन होने वाला है। तो यहाँ पे एक हम वाइल लूप ले लेते हैं, वाइल, और यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं, ये लूप हमारा कब तक चलना चाहिए, n > 0। यहाँ पे ये लूप हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मीन्स 0 से ग्रेटर रहती है, तब तक ये लूप हमारा कंटिन्यूअस चलना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया हमने d इक्वल, जो हमारे पास n नंबर्स आएगा उसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए हमें यहाँ पे % लिखना पड़ेगा 10। अब इसको कुछ इस तरह से देखिए, सबसे पहले इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए कि कैसे निकालेंगे। जैसे 370 से आपको 0 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 370 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या पता है इसमें कितना निकल के आएगा। अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, मीन्स रिमाइंडर, अगर 370 को आप 10 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए 0 हमारे पास बाहर निकल के आ गया, तो इसको हम कहीं पे अलग सेव कर लेंगे, किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा 37। तो 37 को वापस अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 7 बचेगा। 7 बचेगा तो मीन्स हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, इसको भी अलग कहीं पे सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बचता है 3, तो ये लास्ट डिजिट होगा, इसको भी हम अलग सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 निकल के आया, इसका 0 निकल के आया, इसका क्यूब करके देख लेंगे तो हालांकि इसको 0 हो जाएगा। 7 निकल के आया, इसका भी हम क्यूब कर लेंगे, फिर किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। लास्ट में बचेगा 3 का भी हम क्यूब कर लेंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके नंबर्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट मॉडुलस का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस यूज किया है। इससे जस्ट क्या है, हम एक रिमाइंडर निकालेंगे, नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे, इसको डी एक वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, मे बी अभी विजिबल होगा, आप सब देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है जिसमें 370 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे एक हम लूप ले रहे हैं जिसका n ग्रेटर देन 0 है, और इसमें हमने d इक्वल n मॉडुलस 10 कर दिया है। ओके, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो आर्मस्ट्रांग वाली प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक एक नंबर निकल के आएगा, तो उसको हमें कहीं प्रिंट करना है या सेव करना है या ऐड करना, वो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। पहले प्रिंट हमने यहाँ पे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट देखे, हमने डी को प्रिंट कर लिया। डी में जो भी नंबर आ रहा है, एक बार आप देख लीजिए कैसे जो डिजिट है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो हमने डी को प्रिंट कर लिया जस्ट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एन है, तो एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10। यहाँ पे जो हम यहाँ पे फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट डिवीजन क्या करता है, कंप्लीट नंबर हमें एज अ रिटर्न वैल्यू देता है। अगर हम सिंपल डिवाइड करेंगे तो फ्लोटिंग में चेंज होगा, तो फ्लोटिंग में हमें नंबर नहीं चाहिए। जैसे कि 370 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 37.0, तो हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 37 चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे हम फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। और ये फ्लोट डिवीजन जब हम ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की क्लासेस है उसमें मैंने एक एक करके ऑपरेटर डिस्कस किया, कौन सा ऑपरेटर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। चलिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि अगर 370 से हमें एक एक डिजिट को स्प्लिट करना होगा तो ये कैसे काम करेगा। जस्ट ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया है, 7 निकल के आया है और 3 निकल के आया है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए इसको हमें सम करना होता, जैसे एक प्रोग्राम लिखने के लिए आ सकता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट। मान लीजिए यहाँ पे 370 लिखा गया है और इसका सम ऑफ डिजिट लिखने के लिए प्रोग्राम आता है आपके एग्जाम में। 370 को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, 3 + 7 + 0। अभी देखा मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने क्या किया है, 0, 7 और 3 को अलग अलग स्प्लिट कर लिया है। तो सम ऑफ डिजिट का अगर प्रोग्राम आएगा तो सेम यही स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। जस्ट आपको कहाँ पर चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल 0, एक अलग से मैंने वेरिएबल लिया है। अब यही सेम इस जगह पे हम कर देंगे s इक्वल s + d। ये जस्ट हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे टाइप किया हुआ है। और लास्ट में जब ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, प्रिंट, और इसके ब्रैकेट में हम क्या प्रिंट कर देंगे, s मीन्स सम। तो अगर हम 3 + 7 करते हैं +0, 370 का हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट मीन्स 3 + 7 + 0 इक्वल क्या आ जाएगा 10, ये आएगा आउटपुट। तो सेम अगर हमें कुछ इस तरह से आउटपुट निकालना है 10, तो बस आपको इतना सा कोड लिखना है। और इस तरह के कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, इसके बाद ही आप आर्मस्ट्रांग नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैंने रन किया, जस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 आउटपुट आ रहा है, मीन्स सम ऑफ डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। ओके, तो आर्मस्ट्रांग नंबर में जैसा कि मैंने बताया था, क्या करना है आपको, हर एक डिजिट का क्यूब करना है। जैसे 370 है तो यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, प्लस कर देना है, 7 का क्यूब करना है और प्लस कर देना है, फिर 0 का क्यूब करना है, इसे प्लस कर देना है। तो
तो अब देखिए जैसे कि मैंने नंबर्स को स्प्लिट कर दिया है, अब जस्ट क्या करना है, जो डी में है वो नंबर्स को हमें क्यूब करते जाना है। तो इससे हमें एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पता करने के लिए एक नंबर मिल जाएगा। तो चाहे तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं, बट हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए नहीं चेक करना है, हमें एक पर्टिकुलर रेंज के लिए चेक करना है कि मान लीजिए 1 से 1000 के बीच कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की कैटेगरी में आते हैं, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन कौन से हैं जो 1 से 1000 के बीच में आते हैं, मिडल में आते हैं। तो उसके लिए कुछ हमें स्टेटमेंट यहाँ पे और ऐड करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं चेंज। अभी n की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक रेंज इनपुट करनी है। तो रेंज इनपुट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। जैसे हम एक लोअर लिमिट ले लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ के बीच, किस रेंज के बीच में नंबर चाहता है जिसके बीच में उसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करना है। तो L इक्वल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर टाइप में हमें इनपुट लेना है। तो इंट करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इनपुट एक फंक्शन होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने की यूज करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, जैसे एंटर लोअर रेंज, ये हमने मैसेज दे दिया। ब्रैकेट बंद कर देंगे, डबल ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया है। जस्ट इसी लाइन को हम एक बार कॉपी करके जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आप सभी को तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंट इनपुट लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके थियरी क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसमें इनपुट किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है उसको पहले हमें इंटीजर फॉर्म में चेंज कर लेना है। इंटीजर क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। तो इंटीजर फॉर्म में हम अपने इनपुट को पहले चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट, जैसे 1 इनपुट कर देता है यूज़र, और ये हो जाएगी अपर लिमिट। तो यहाँ पे UL कर लेते, UR, ये अपर लिमिट के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया है। ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक लूप चलाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लूप ले लिया फॉर। अब फॉर में एक वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल, मान लीजिए n ले लिया हमने, और n इन यहाँ पे एक रेंज ले लेते हैं। रेंज फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच वैल्यूज निकाल के आपको देगा। तो रेंज में हमने लोअर लिमिट दे दी है LR। लोअर लिमिट मीन्स ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद अपर रेंज दे रहे हैं, ये रेंज कहाँ तक जानी चाहिए, मीन्स 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक हमें अलग अलग वैल्यूज़ देगा। तो लोअर रेंज अपर रेंज हमने दे दिया, और अपर रेंज के से एक लिस्ट तक चलता है ये लूप। अगर आप रेंज फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो ये स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। बट अगर आपने लोअर रेंज अपने डिफाइन कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रेंज हमने लिखा और यहाँ पे पास कर दिया n, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जैसे n की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो ये स्टार्ट होगा 0 से लेके 4 तक जाएगा। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ये 5 तक नहीं जाता है क्योंकि n लेस देन तक जाएगा, ये मीन्स ये 5 से लेस तक रहेगा, तो 4 तक जाता है। बट अगर हम यहाँ पे इसी में पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं कि लोअर मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 1 कर दिया, कॉमा n कर दिया, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, n तक चलेगा, मीन्स ये 0 की जगह कहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, 3, 4 तक चलेगा, बट ये 5 तक नहीं जाएगा। बट n+1 अगर हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 तक का आएगा। तो ये 1 to 5 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लोअर रेंज दे दिया, मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी यूज़र लोअर रेंज देता है वहाँ से रेंज स्टार्ट होगी, और ये कहाँ तक चलेगा, जो अपर रेंज है उससे एक ज़्यादा तक चलेगा। चलिए इसको हम बंद कर लेते हैं, और ये हमारा फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर लूप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप से एक एक नंबर निकालेंगे। जैसे यूज़र 1 से 1000 के बीच में कोई एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालना चाहता है, तो हम पहले 1 को चेक करेंगे क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। इसके बाद हम 2 को चेक करेंगे क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। इसके बाद हम 3 को चेक करेंगे क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो इस तरह से 1 by 1 सभी नंबर्स को हम यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की तरह से चेक करेंगे। अब जो भी कंडीशन को फुलफिल करेगा वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा, जिसके लिए हम आगे की स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो हो सकता है अभी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, बट आप इसको अच्छे से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में ये पूरी प्रॉब्लम दी गई है। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सम इक्वल 0,
इसको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट्स के लिए हमें एक टैब कर लेते हैं ताकि ये पूरा स्टेटमेंट किसके अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया टी, और टी में हम क्या करेंगे, एन जो यूज़र इनपुट कर रहा है उसकी वैल्यू को पास कर देते हैं, जस्ट हमने पास कर दिया है। इसके बाद एक वाइल लूप हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम टी से स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी n की जगह पे हमें t वेरिएबल लिया हुआ है तो t ले लेते हैं। सेम वही सारा कुछ स्टेटमेंट लिखना है, बट यहाँ पे d में हमें क्या कर देना है, d में हम इसकी पावर 3 कर देंगे। पावर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डबल एस्ट्रिक यूज़ कर लीजिए। पावर 3 करना है तो डबल एस्ट्रिक, तो ये d की पावर 3 कर देगा, मीन्स जो डिजिट निकल के आएगी उसका क्यूब करेगा। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल लिया था t, सेम यहाँ पे n की जगह पे हमने t रखा है तो t रख लेंगे, और इस जगह पे भी t हो जाएगा सेम। ओके, अब ये पूरा स्टेटमेंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ये स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर चल रही है तो इनको भी हमें एक बार टैब कर देना है, थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट कर देना है, ताकि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कंसीडर करेगा कि ये स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर चल रही, तो इसको हमें वाइल लूप के अंदर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान देनी है जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर लूप के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट हैं। ये वाइल लूप भी फॉर लूप के अंदर आ रहा है, और बट ये वाले स्टेटमेंट्स किसके अंदर चल रही, ये वाइल लूप के अंदर चल रहा है। तो हमको इससे थोड़ा सा इंडेंट करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं, और यहीं पे जस्ट इस वाइल के पैरेलल में हमें यहाँ पे क्या करना है, एक इफ़ स्टेटमेंट लगाना है। इफ़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब इफ़ में क्या है, सबसे पहले देखिए हमने एक नंबर यहाँ पे डाला था, मीन्स एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट से हमारी रेंज स्टार्ट होगी, मीन्स मान लीजिए सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 1, तो 1 को चेक किया जाएगा इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से कि वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। ठीक, हर एक डिजिट का क्यूब निकाला जाएगा, उसे सम करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नंबर n में है वो चेक करेंगे क्या सम में जो वैल्यू आ रही वो इसके इक्वल है या नहीं। तो इफ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे कि n इक्वल इक्वल, और यहाँ पे s या सम जो भी आप वेरिएबल लेते हैं वो दे सकते हैं। तो हमने s लिया है तो s, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या होना चाहिए, नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। कौन सा नंबर, जो n में है। तो इसको हम जस्ट क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट n को हमने प्रिंट कर लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है प्रोग्रामिंग के, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की होंगी, पूरी की पूरी क्लासेस 1 बाय 1 देखी हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आप आराम से इजीली इस तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब ये एक तरह से पूरा प्रोग्राम हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लोअर रेंज और अपर रेंज इनपुट करनी होगी, मींस कौन कौन से नंबर्स के बीच में आप आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मैसेज चेंज नहीं किया था तो यहाँ पे भी लोअर लेके आ रहा है, बट यहाँ पे हमें अपर लिखना चाहिए था। इसको चलिए बाद में चेंज कर लेंगे। तो 1000 1 to 1000 के बीच हमें चेक करना है कौन कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं। जैसे हम इंटर की हिट करेंगे तो देखिए सबसे पहला कौन सा नंबर है, 1, ये आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। 153 ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। 370 ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। 371 भी हो जाएगा, और 407। तो 1 से 1000 के बीच कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रांग नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स आ जाएंगे। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर का, जैसे कि मैंने बताया, जैसे 153 आ रहा है तो 153 किस बेसिस पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो आप इसकी हर एक डिजिट को, जैसे 1 क्यूब कर दीजिए, प्लस 5 का क्यूब कर दीजिए, प्लस 3 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 125, प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27। ठीक है, अब इसको अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं इन तीनों को, तो पहले 125 प्लस 27 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 152 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 153। तो ये देखिए एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। आई होप क्लियर समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से अगर हम इसका भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो सेम ये भी नंबर एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। 371 ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, और
407, ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ओके तो बस इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4, इस तरह के कुछ आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 हम इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करके आपको बताएंगे किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।